डरते तो वो हैं जो अपने आप के लिए जीते हैं। मैं तो हिंदुस्तान के लिए जीता हूं, इसलिए मैं नहीं डरता। ये अल्फाज किसी हिंदुस्तानी फिल्म के नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के मौजूदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हैं। आज जान लो कि इस मालूमाती सफर में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे शख्स से जिसे हर फर्द नरेंद्र मोदी के नाम से जानता है, जिसने अपने सफर का आगाज चाय की दुकान से किया और अब वो दुनिया की बाअसर शख्सियात में शामिल है। इस शख्स से मुतालिक जानने के लिए हमारी वीडियो को मुकम्मल देखें। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें। दुनिया के 75 ताकतवर लोगों में 90 नंबर पर शुमार किया जाने वाला ये लीडर आज से 70 साल पहले इंडिया के एक शहर वडनगर के एक छोटे से गुजराती शहर में 17 सितंबर 1950 को पैदा हुआ। उसका नंबर दामोदर दास मूलचंद मोदी के 6 बच्चों में तीसरा था। दामोदर दास मूलचंद का ये बच्चा घर का गुजर बसर करने के लिए उनके साथ चाय फरोख्त करने में मदद करता था, लेकिन दामोदर दास इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि ये बच्चा एक दिन इतना नाम बना लेगा कि दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर लोगों में शामिल किया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने 8 साल की उम्र में ही आरएसएस नामी पार्टी से मुंसलिक हो गया। ये बच्चा पढ़ाई और काम के साथ साथ ड्रामों में अदाकारी करने का भी शौकीन था। पुरअसर फन तकरीर भी मोदी की सलाहियतों में शामिल थी। नरेंद्र मोदी के असातिज़ा और साथी तलबा भी उसकी सलाहियतों से वाकिफ थे। पुराने रस्मों रवाज के मुताबिक नरेंद्र मोदी की शादी भी 13 बरस की उम्र में जशोदा बीन चमन लाल नामी लड़की से कर दी गई। उसकी शादी को अवामी तौर पर ज्यादा जाहिर नहीं किया जाता और ये शादी अब तक कायम है। नरेंद्र मोदी के घर वाले नहीं जानते थे कि उनका ये बच्चा अपनी जिंदगी के अज़ाइम कुछ अलग रखता है। नरेंद्र मोदी अपनी हाई स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद अपनी बीवी और वालिदैन को छोड़कर घर से भाग गए और सन्यास यानी अपनी जिंदगी अपने मजहब और मुल्क के लिए तर्क करने का इरादा किया। यहाँ से मोदी की जिंदगी का एक नया आगाज हुआ। इस दौरान वो आरएसएस नामी इस पार्टी से मुंसलिक रहे, जिसने मोदी को एक चाय वाले से वजीर आजम बनाने में अहम किरदार अदा किया। 1971 में वो आरएसएस के एक अहम रुकन बन गए। मोदी की जिंदगी का सबसे कड़ा वक्त तब शुरू हुआ जब जून 1975 में वजीर आजम इंदिरा गांधी ने हिंदुस्तान में हंगामी हालात का ऐलान किया, जो 1977 तक जारी रहा। 1975 में मुल्क भर में आयद इमरजेंसी के दौरान मोदी को रुपोश होने पर मजबूर किया गया था। 1975 से 1977 तक के दौर को इमरजेंसी कहा जाता है, जहां इन हालात में बहुत से सियासी मुखालिफिन को जेल की हवा खानी पड़ी और हुकूमत के मुखालिफ ग्रुपों पर पाबंदी आयद कर दी गई। वहीं रुपोश मोदी को गुजरात लोक संघर्ष कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया, जो गुजरात में इमरजेंसी की मुखालफत करने वाली आरएसएस की एक मुश्तरका कमेटी थी। अपनी गुमनामी के इसी अरसे में मोदी ने अपने कलम को हरकत दी और गुजराती में सिंगार शमा गुजरात नामी एक किताब लिखी, जिसमें इमरजेंसी में होने वाले मजालिम और अहम सियासी किरदारों के बारे में लिखा। इस किताब में मोदी ने अपने उन बदलते भेसों के बारे में भी लिखा जो उसने रुपोशी के लिए इख्तियार किए थे। इमरजेंसी का दौरानिया खत्म होने के बाद मोदी को 1978 में आरएसएस का इलाकाई मुंतजिम बना दिया गया। इस दौरान मोदी ने सूरत और वडोदरा के इलाकों में आरएसएस की सरगर्मियों की निगरानी की और साथ ही 1978 में मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से पॉलिटिकल साइंस में बैचलर ऑफ द आर्ट्स की डिग्री हासिल की। 1979 में मोदी को आरएसएस के लिए काम करने के लिए दिल्ली भेज दिया गया। थोड़े ही अरसे बाद मोदी को वापस बुला लिया गया और आरएसएस ने 1985 में बीजेपी को तफवीज किया, जो अब इंडिया की हुकूमती पार्टी है। 1987 में मोदी ने अहमदाबाद म्युनिसिपल इंतखाबात में बीजेपी की मुहिम को मुनज़्ज़म करने में मदद की, जिसे बीजेपी ने आराम से जीत लिया। 1986 में एल.के. अडवाणी बीजेपी के सदर बनने के बाद आरएसएस ने अपने मेंबरों को बीजेपी में अहम ओहदों पर रखने का फैसला किया। 1987 के आखिर में मोदी बीजेपी की गुजरात यूनिट के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मुंतखब हुए। मोदी ने कम वक्त में ही पार्टी में अपना एक मकाम बना लिया और इसी वजह से मोदी को 1990 में बीजेपी की कौमी इलेक्शन कमेटी का मेंबर नामजद किया। मोदी ने 1992 में सियासत से एक छोटा सा वक्फा लिया
और अहमदाबाद में एक स्कूल कायम किया। 1994 में मोदी अडवाणी के इसरार पर इंतखाबी सियासत में वापस आए। पार्टी सेक्रेटरी की हैसियत से मोदी ने इंतखाबात की हिकमत अमली बनाई जो 1995 के रियासती असम्बली इंतखाबात में बीजेपी की फतह का मरकज समझी जाती थी। इसी साल नवंबर में मोदी बीजेपी के कौमी सेक्रेटरी मुंतखब हुए और उन्हें नई दिल्ली मुंतकिल कर दिया गया, जहां मोदी ने हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में पार्टी सरगर्मियों की जिम्मेदारी कबूल की। अगले साल गुजरात से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी के मुमताज रहनुमा शंकरसन वागला ने लोकसभा इंतखाबात में अपनी पार्लिमानी नशिस्त खोने के बाद हिंदुस्तानी नेशनल कांग्रेस से इनकार कर दिया। 1998 में मोदी को बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर तरक्की दी गई थी। 2001 में केशु भाई पटेल की तबीयत खराब हो रही थी और बीजेपी ने जिमनी इंतखाबात में रियासती असम्बली की कुछ नशिस्तें गंवा दी थी। केशु भाई पटेल पर इक़्तिदार के नाजायज इस्तेमाल, बदउनवानी और नाकिस इंतजामिया के इल्जामात आयद किए गए थे और पटेल के मौक़िफ़ को 2001 में भज में आने वाले ज़लज़ले से निमटने के जरिए नुकसान पहुंचा था। इसके फौरन बाद ही मोदी कानून साज असम्बली के लिए मुंतखब हो गए। बीजेपी की कौमी क़यादत को चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए एक नए उम्मीदवार की तलाश थी और मोदी, जिसने पटेल की इंतजामिया के बारे में बदगुमानी का इजहार किया था, उसको पटेल के मुतबादिल के तौर पर मुंतखब किया गया। अगरचे बीजेपी रहनुमा एल.के. अडवाणी पटेल को बेदखल नहीं करना चाहते थे और मोदी के हुकूमत में तजर्बा न होने की वजह से उन्हें तशवीश थी। मोदी ने पटेल के नायब वज़ीर आला बनने की पेशकश की और अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी को ये कहते हुए इनकार किया कि वो गुजरात के लिए मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार होंगे या बिल्कुल नहीं होंगे। मोदी ने दिसंबर 2002 के इंतखाबात के लिए बीजेपी को तैयार करने की जिम्मेदारी ली और साथ ही पटेल की जगह गुजरात का वज़ीर आला मुकर्रर हुए। मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को वज़ीर आला की हैसियत से हल्फ लिया और 24 फरवरी 2002 को गुजरात के रियासती मुकन्नना में राजकोट सेकंड के ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके उसने आईएनसी के यशवंत मेहता को 14,728 वोटों से शिकस्त दी। मोदी इंतजामिया को 2002 के गुजरात फसादात में मुलव्विस समझा जाता है। 27 फरवरी 2002 को गोधरा में कई 100 मुसाफिरों पर मुश्तमिल ट्रेन जल गई, जिसमें लगभग 60 अफराद हलाक हुए। बाबरी मस्जिद के मकाम पर एक मजहबी तकरीब के बाद ट्रेन में अयोध्या से वापस आने वाले हिंदू यात्रियों की एक बहुत बड़ी तादाद शामिल थी। इस वाक़े के बाद एक अवामी बयान देते हुए मोदी ने इसे एक दहशतगर्द हमला करार दिया, जिसकी मंसूबाबंदी मकामी मुसलमानों के सर डाल दी गई। अगले ही दिन विश्व हिंदू परिषद ने रियासत भर में बंद का मुतालबा किया। बंद के दौरान फसादात का आगाज हुआ और गुजरात में मुस्लिम दुश्मनी फैल गई। ज़किया जाफरी के इंतहाई अलमनाक और रिक्कत अंगेज सफर का आगाज भी इसी बंद के दौरान हुआ। वो तब रियासत गुजरात के मशहूर शहर अहमदाबाद में वाक़े गुलबर्ग सोसाइटी में अहले खाना के साथ खुशो खुर्रम रह रही थी, लेकिन पिछले रोज गोधरा रेलवे स्टेशन पर हिंदू साधुओं की एक रेल आतिशज़दगी का शिकार हुई तो रियासत में सभी मुसलमानों पर गोया कयामत टूट पड़ी। 29 फरवरी को दोपहर 1 बजे 10,000 इंतहा पसंदों ने गुलबर्ग सोसाइटी को घेर लिया। तब तक वहां शहर के दीगर मुस्लिम खानदान भी पनाह ले चुके थे। सोसाइटी में मशहूर कांग्रेसी लीडर और ज़किया जाफरी के शौहर एहसान जाफरी मुकीम थे। ये इलाका पुलिस के हेडक्वार्टर से सिर्फ 1.5 मील दूर था, सो मुसलमानों को यकीन था कि एहसान जाफरी के असर रसूख और पुलिस की कुर्बत के बायस वो गुलबर्ग सोसाइटी में महफूज रहेंगे। लेकिन उन बदनसीबों को इल्म न था कि रियासत में स्याहो सफेद का मालिक वजीर आला नरेंद्र मोदी खुद इंतहा पसंद हिंदुओं को मुसलमानों के खून से होली खेलने की इजाजत दे चुका है। उसका कहना था कि उन्हें अपना गुस्सा निकालने दो। सो फरवरी ता मार्च 2002 में इंतहा पसंदों ने गुजराती मुसलमानों पर जुल्म और सितम की इंतहा कर दी। हजारहा मुसलमानों के कारोबार तबाह कर दिए गए, उनकी जमा पूंजी लूट ली गई। कम से कम 2000 मुसलमान शहीद हुए और सबसे बढ़कर गुजराती मुसलमानों को जो ज़हनी सदमा पहुंचा वो अब तक उससे नहीं निकल सके। 2002 के मुस्लिम कश फसादात ने उन्हें गुजरात में दूसरे दर्जे का शहरी बनाकर रख दिया। ऐसे शहरी जो अब इतनी हिम्मत नहीं रखते कि मजालिम के खिलाफ आवाज उठा सके, और यही नरेंद्र मोदी की तमन्ना थी। भारत में हिंदू इंतहा पसंदी के इस्तारे नरेंद्र मोदी की दास्तान हयात आया करती है।
کہ اس نے ہزارہا مسلمانوں کا لہو بہا کر ہی اپنے سیاسی کیریئر کی بنیاد رکھی۔ پھر وہ نفرت کی سیاست کو پروان چڑھاتے چڑھاتے خود بھی ترقی کرتا رہا، یہاں تک کہ بھارت میں اسے اگلا وزیر اعظم سمجھا جانے لگا۔ ممکن ہے کہ وہ بقول بھارتیوں کے شاندار انتظامی صلاحیتوں کا مالک ہو، لیکن مودی کے جوہر اسی وقت کھلے جب وہ کٹر مسلم دشمن بن کر سامنے آیا۔ یہ 26 دسمبر 2013 کی بات، بھارتی شہر احمد آباد میں ایک مجسٹریٹ نے ذکیہ جعفری کی درخواست مسترد کرنے کا اعلان کیا۔ یہ سنتے ہی بیگم ذکیہ جعفری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ غش کھا کر گر گئی، مگر 74 سالہ خاتون نے جلد ہی خود کو سنبھالا اور اعلان کیا کہ وہ نریندر مودی کے خلاف جہاد جاری رکھی۔ یہ ذکیہ جعفری کی غیر معمولی دلیری ہی تھی کہ انہوں نے انتہا پسند ہندوؤں کے گڑھ میں ان کے سب سے اہم اور خطرناک لیڈر کو سر عام للکارا تھا، لیکن کسی نے ان کی نہ سنی۔ دسمبر 2013 میں مجسٹریٹ کی عدالت نے احتجاجی درخواست مسترد کر دی۔ SIT کے ذریعے اس فیصلے کو قبول کر لیا کہ وزیر اعلیٰ کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ریاست میں صحت، غربت اور تعلیم کے اشاریوں میں نمایاں بہتری لانے میں ناکامی پر ان کی انتظامیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ مودی نے 2014 کے عام انتخابات میں BJP کی قیادت کی تھی، جس نے 1984 کے بعد کسی بھی پارٹی کے لیے پہلی بار پارلیمنٹ کے ہندوستانی ایوان زیری لوک سبھا میں پارٹی کو اکثریت دی تھی۔ مودی انتظامیہ نے ہندوستانی معیشت میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری بڑھانے اور صحت کی دیکھ بھال اور سماجی بہبود کے پروگراموں پر خرچ کم کرنے کی کوشش کی۔ مودی نے بیوروکریسی میں کارکردگی کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے پلاننگ کمیشن کو ختم کر کے اقتدار کو مرکزی حیثیت دی۔ انہوں نے ایک اعلیٰ صفائی ستھرائی مہم کا آغاز کیا، اعلیٰ مالیت کے نوٹ کو متنازع تبلیغ شروع کیا اور ماحولیاتی اور مزدور قوانین کو کمزور یا ختم کر دیا۔ ناظرین، بھارتی انتخابات میں جیت اور شکست کا راز جاننا چندہ مشکل نہیں ہے۔ بھارت کی سیاسی صورتحال اور حالات پر نظر رکھنے والا ادنا طالب علم بھی بخوبی ان نتائج کا ادراک کر سکتا ہے کہ کون اس میدان کا شاہ سوار بنے گا، کیونکہ بھارت کے انتخابات میں جیت کے لیے 3 بنیادی اصول ہیں۔ اگر کوئی جماعت ان اصولوں کو اپنا منشور اور مقصد بنائے گی تو جیت اس کا مقدر ہے۔ مودی کی کامیابی کا پہلا اصول اینٹی مسلم پالیسی ہے۔ یہ ایک ایسا فارمولہ ہے جسے مودی نے بار بار آزمایا ہے اور اسی بنیاد پر ہندو انتہا پسند تنظیموں کو اپنا پشت پناہ بنانے میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ بھارت میں اینٹی مسلم پالیسی کی بنیاد پر بے شمار تنظیمیں وجود میں آئی ہیں۔ 60 سے اوپر تنظیمیں تو ایسی ہیں جن پر لیبل تو سیاسی جماعت کا ہے، تاہم بیانیہ اور ایکٹیویٹیز ان کی اینٹی مسلم پالیسیز پر مشتمل ہے۔ نریندر مودی کی بھارتیہ جنتا پارٹی خود ایک انتہا پسند تنظیم ہے اور یہ پارٹی سب سے زیادہ ہندو انتہا پسندوں کی پشت پناہی میں ملوث ہے، جو مسجدوں کو گرانے اور مسلمانوں کو پریشان کرنے میں سرگرم عمل رہتے ہیں۔ ایودھیا کی شہید بابری مسجد پر مندر بنانا ہو یا دہلی کے جامعہ مسجد، کھڑکی مسجد، ٹیپو سلطان مسجد یا مغل طرز تعمیر کا تاج محل، سب کے خلاف ان ہندو انتہا پسند تنظیموں نے سازش کی ہے۔ انہیں گرانے سمیت ان پر مندر بنانے کے منصوبے بنائے گئے، ان میں پوجا پاٹ کرنے کی کوششیں کی گئی، حتیٰ کہ انتخابات سے قبل الیکشن کمیشن کے ذریعے تمام مساجد کی کڑی نگرانی کا فیصلہ بھی کیا اور مودی کی جماعت نے ان کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے۔ ریاست آسام سے مسلمانوں کو بے دخل کرنے کی پلاننگ ہو یا ان کو مردم شماری سے محروم کرنا، سب اسی جماعت کی سازشیں رہی ہیں، جس کی بدولت مودی نے ہندو انتہا پسند تنظیموں کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لی۔ مودی کا دوسرا اصول اینٹی پاکستان پالیسی، اور 2014 میں نریندر مودی کی جیت کی بہت بڑی وجہ اینٹی پاکستان پالیسی رہی ہے، جس میں یہ جماعت سب سے آگے ہے۔ 2014 کے انتخابات میں مودی نے یہ حربہ آزمایا تھا اور اس بار پھر سے مودی نے یہی حربہ آزمایا اور کامیاب رہے۔ کشمیر میں جب پلوامہ حملہ ہوا تو خود بھارتی فوج کے بعض جرنیلوں اور اپوزیشن نے کہا کہ یہ حملہ مودی نے کروایا ہے، جس کے ذریعے وہ پاکستان پر حملہ کرنے کی پلاننگ کر سکے، اور یوں اینٹی پاکستان پالیسی کو زندہ رکھنے میں وہ کامیاب رہے۔ جب بھارت نے پاکستان پر ناکام حملہ کیا تو خود مودی کی جماعت کے ایک شخص نے اقرار کیا تھا کہ مودی کو اس واقعے کی وجہ سے 22 سے 25 سیٹیں مل سکتی ہیں۔ اینٹی پاکستان وہ پالیسی ہے جس پر بھارتی مسلمانوں کی بھی ذہن سازی کی گئی ہے، وہ بھی پاکستان کے شدید ترین مخالف دیکھے گئے ہیں۔ مودی کا تیسرا اور سب سے اہم اصول مسئلہ کشمیر ہے،
जिसका भारतीय सियासत में बड़ा दखल है। कश्मीर को जितना हम अपनी शारक समझते हैं, भारत उससे भी ज्यादा उसे अपना समझता है, क्योंकि भारत वहां पर काबिज है और भारतीय अवाम के सामने तारीख को मसख करके ये बावर करवाने में कामयाब रहा है कि कश्मीर तकसीम में उनको मिला था और ये भारत का हिस्सा है। भारतीय अवाम को यह भी बावर करवाया गया कि कश्मीर के लिए लड़ना भी जहाद है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि वहां के उलमा से कश्मीर के सिलसिले में बाकायदा फतवे लिए गए कि कश्मीर में मुजाहिदीन और कश्मीर के नौजवान जो लड़ रहे हैं वो नाहक है और वो जहाद नहीं बल्कि फसाद फैलाने में मुलव्विस हैं। यही वजह है कि भारतीय अफवाज ने गुज़श्ता बरसों में कश्मीरियों पर वो मजालिम ढाए जिनको तारीख भी रकम करते हुए शर्मसार है। मोदी ने 2014 से हालिया इंतखाबात तक उन्हीं हरबों को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। भारत के अवाम आम इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी की दोबारा जीत में इन 3 फार्मूलों का बहुत बड़ा दखल है। नाजरीन, जहां मोदी ने पाकिस्तान और मुसलमानों से नफरत को बढ़ावा दिया है, वहीं अपने मुल्क के लिए कुछ ऐसे इक़दाम भी किए जिन्होंने मुल्क को तरक्की की राहों पर गामजन किया। वजीर आजम बनने के बाद से मोदी ने गैर मुल्की कारोबारों को हिंदुस्तान में सरमायाकारी करने की दावत दी। उन्होंने मुताद्दिद ज़वाबत और इजाजतनामों को खत्म किया ताकि कारोबार कम वक्त में फरोग पा सके। मोदी ने समाजी बहबूद के प्रोग्रामों को कम किया और सेहत की निगहदाश्त की निजकारी की हौसला अफजाई की। हालांकि मोदी ने संगीन बीमारियों में मुब्तला शहरियों के लिए आलमी सतह पर सेहत की देखभाल के बारे में एक पॉलिसी वज़ा की। खारजा पॉलिसी के मामले में मोदी ने कसीर जहती अंदाज इख्तियार किया है। मुआशी और सियासी ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए खुद को अमरीका, चीन, जापान और रूस के साथ जोड़ दिया। दूसरे इस्लामी ममालिक समेत पाकिस्तान के साथ भी सिफारती ताल्लुकात को फरोग दिया। हालांकि मोदी बार बार इस मुल्क को दहशतगर्दी की रियासत और दहशतगर्दी के बरामद कुरिंदा का नाम देते रहे हैं, लेकिन अपने मुल्क के फायदे के लिए उन्होंने दुश्मन मुल्क से हाथ मिलाने से भी गुरेज न किया। मोदी ने मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी मैगजीन में साल के बेहतरीन शख्स के तौर पर क़ारीन की राय शुमारी में कामयाबी हासिल की। पिछले सालों में टाइम और फोर्ब्स मैगजीन दोनों में दुनिया की एक बासर सियासी शख्सियत के तौर पर आला दर्जाबंदी हासिल की थी। मोदी ने हिंदुस्तान में सरमायाकारी पॉलिसियों को आज़ाद किया, दिफा और रेलवे जैसे इदारों में गैर मुल्की सरमायाकारी की इजाज़त दी। मोदी ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम मुतारिफ करवाया, जिसमें मुल्क को आलमी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए गैर मुल्की कंपनियों को मसनूआत की तैयारी इंडिया में करने पर हौसला अफजाई की। बीजेपी की एक जबरदस्त फतह के बाद मोदी ने 30 मई 2019 को वजीर आजम की दूसरी मुद्दत के लिए हल्फ लिया। अगस्त तक तनाज़ा पैदा हो रहा था जब मोदी ने आर्टिकल 370 को मनसूख करने के अपने इरादे का इजहार किया, जो एक आईनी शिक है जिसने 1949 में रियासत जम्मू कश्मीर को खुद मुख्तारी दे दी थी। अक्सरियती रियासत बतौर यूनियन इलाका था। आर्टिकल 370 के खात्मे के साथ ही सदारती हुक्म के तहत इसमें शामिल किया जाने वाला आर्टिकल 35A भी खत्म हो गया है, जिसके तहत रियासत के बाशिंदों की बतौर मुस्तकिल बाशिंदा पहचान होती थी और उन्हें बतौर मुस्तकिल शहरी खुसूसी हुकूक मिलते थे। इंडिया के आइन में जम्मू कश्मीर की खुसूसी शहरियत के हक से मुताल्लिक दफा 35A का मसला कश्मीर से भी पुराना है। इस कानून की रूह से जम्मू कश्मीर की हुदूद से बाहर किसी भी इलाके का शहरी रियासत में गैर मनकूला जायदाद का मालिक नहीं बन सकता था, यहाँ सरकारी नौकरी हासिल नहीं कर सकता था और ना कश्मीर में आज़ादाना तौर पर सरमायाकारी कर सकता था। ताहम अब किसी भी इंडियन शहरी को ये तमाम हुकूक हासिल होंगे।